रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमरन और गौतम बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। सिमरन गौतम को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन गौतम के दिल में सिमरन के लिए फ्रेंडशिप नहीं बल्कि प्यार था। लेकिन उसने ये बात कभी भी सिमरन को जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे डर था कहीं सिमरन उसके दिल की बात सुनकर उसे छोड़ न दे, जिसके चलते वो अपनी फीलिंग्स को दिल में दबाकर उसकी दोस्ती के साथ बहुत ही खुश था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय गौतम सिमरन के घर आता है और उसे फोन पर बात करते हुए सुनता है। यार तुम गुस्सा मत हो, मैं जल्दी ही ऑफिस पहुंच जाऊंगी। एक दिन तुम मेरे बिना नहीं रह सकते क्या? अच्छा अब तुम फोन रखो, तभी तो मैं रेडी होने के लिए जाऊंगी। सिमरन इतना कहकर जैसे ही फोन रख के पीछे मुड़ती है, गौतम को अपने सामने खड़ा देखकर कहती है, यार तुम पागल हो क्या? पता है मैं कितना डर गई थी कि अचानक से कौन आ गया मेरे कमरे में। तुम ये किसकी बात कर रही थी? कौन है वो जो तुम्हें देखने के लिए इतना परेशान है, जिसने सुबह सुबह कॉल कर दी? गौतम तुम मेरे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड नहीं, जो मेरे हर चीज तुम्हें बताऊं। आज सचिन का बर्थडे है, उसने कोई होटल बुक किया है पार्टी के लिए, तुम्हें भी बुलाया है। सोच रही हूँ क्या गिफ्ट लूँ उसके लिए। उसको बर्थडे गिफ्ट तो मैं दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कॉल करने की? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। कुछ समय बाद गौतम और सिमरन सचिन के बताए हुए होटल में पहुंचती हैं, जहां सचिन ने पहले से ही सिमरन के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा होता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सचिन अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और घुटने के बल बैठकर सिमरन को प्रपोज करते हुए कहता है, आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं। क्या आज मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट में तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए मिलेगा? तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं? यार हाँ बोल दो बस। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? ऐसी बात नहीं है, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन शादी को लेकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। यार एक मौका तो दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। सचिन बस अपनी ये घटिया मजाक बंद करो और उठो यहाँ से। और जब सिमरन ने बोल दिया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बस सिमरन हाँ ना करे, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने घर में भी सबको तुम्हारे बारे में बता रखा है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो ठीक है, वरना हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। प्यार जबरदस्ती थोड़ी ना किया जाता है। सचिन की हरकतें देखकर गौतम को बहुत ही गुस्सा आता है और वह सिमरन के कुछ कहने से पहले ही सचिन को पकड़कर बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। सभी लोगों के लाख मना करने पर भी वो उसे नहीं छोड़ता है। तभी सिमरन गुस्से में सचिन को गौतम से दूर करके गौतम से कहती है, तुम पागल हो क्या? तुम इसे मार क्यों रहे हो? इसने किया क्या है? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रपोज करने की? तो क्या हुआ? जब मुझे इसके प्रपोजल से कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों है? तुम दोस्त हो तो दोस्त बनकर ही रहो। दोस्त दोस्त दोस्त? अरे नहीं हूँ मैं तुम्हारा दोस्त। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बचपन से, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। क्या? लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं भी सचिन को पसंद करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन तुम तो मेरी दोस्ती के भी लायक नहीं हो, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सिमरन इतना कहकर सचिन को लेकर वहां से चली जाती है। सिमरन के मना करने पर गौतम के दिल में प्यार की आग और बढ़ जाती है, जिसके चलते उसे सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता और वो अपने प्यार की आग के चलते वो हर उस इंसान को तकलीफ पहुंचाने लगता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय सिमरन कॉलेज से घर आकर सोफे पर बैठी होती है। तभी उसकी मां अनुराधा का कॉल आता है और वो रोते हुए कहती है, बेटी मुझे बचा ले, ये गौतम तुझसे मिलवाने के चलते ना जाने मुझे कहाँ उठा ले आया और एक कमरे में बंद कर दिया है। ये बिल्कुल पागल है बेटी, तो अपने आप को इससे बचा के रखियो। माँ आप ये क्या बोल रही हैं? गौतम को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान को मैं इतना अच्छा दोस्त समझती थी, वो इंसान मेरे साथ ही ऐसा करेगा। आप उसे फोन दो माँ, मैं उसे बताती हूँ।
आंटी जी को फोन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फोन तो स्पीकर पर है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो, बस मेरी। शादी, वो भी तुमसे? मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से शादी कभी नहीं कर सकती। लगता है तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करती हो। तुमने अभी तक मेरे प्यार की आग देखी ही कहाँ है। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। गौतम की बातों को नजरअंदाज करके सिमरन कॉल कट करके अपनी माँ को छुड़ाने के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह उसके फोन पर एक औरत का फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ सड़क पर अधमरी हालत में पड़ी हुई है और वो जल्दी से बताई हुई जगह पर पहुंचकर अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां जांच के बाद उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसके फोन पर गौतम का कॉल आता है और वो कहता है, ये सजा तो तुम्हें अब जिंदगी भर याद रहेगी। अब तुम कभी मेरा फोन नहीं काटोगी। तो बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें जो करना था मेरे साथ करते। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था, मैं अभी पुलिस को जाकर सब बता दूंगी। देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना दूसरा नंबर तुम्हारे बॉयफ्रेंड सचिन का होगा। मैं तुम्हें इतना अकेला कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दो, वरना वो नहीं बचेगा। खबरदार, जो तुमने उसे कुछ किया, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। बस उसे कुछ मत करना। गौतम की बातें सुनकर और अपने साथ जो हुआ वो देखकर वो बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गौतम सिमरन के सामने ही नहीं आता था, लेकिन छुपकर उस पर नजर हमेशा रखता था। ऐसे ही एक दिन रात के समय सिमरन अकेली अपने कमरे में बैठी होती है। तभी सचिन वहां आता है। रात के समय सचिन को सिमरन के घर में जाता देखकर उसके दिल में आग लग जाती है और वो चुपके से उसके पीछे जाता है, जहां वो सिमरन और सचिन को बात करते हुए सुनता है। अच्छा हुआ तुम आ गए यार, प्लीज मुझे गौतम से बचा लो। और अपनी प्यार की ईगो में वो पागल हो गया है। पहले उसने मेरी माँ को मार डाला, अब वो तुम्हें भी मार डालने की धमकी दे रहा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, हम सुबह होते ही पुलिस के पास चलेंगे और उन्हें गौतम की सारी बातें बता देंगे। सचिन और सिमरन की सारी बातें सुनने के बाद गौतम उनके सामने आकर कहता है, पुलिस के पास तो तब जाओगे ना जब जिंदा बचोगे। और तुम, ना जाने तुम्हारा कैसा प्यार है। तुमने इसे मरने के लिए बुला लिया। तुम्हें कहा था इससे दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, तो अब सजा तो भुगतोगे। गौतम की बात सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गौतम को मारना शुरू कर देता है। दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर सिमरन उनको छुड़ाने के लिए उसके पास जाती है और दोनों को छुड़ाने के चक्कर में उसे जोर से धक्का लगता है और उसका सिर जाकर कांच के टेबल से टकरा जाता है और उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है और कुछ समय में ही वहीं उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर सचिन गौतम से रोते हुए कहता है, भाई ये तेरा कैसा प्यार था, जिससे प्यार करने का दावा करता है, अपने ही हाथों से तूने उसका खून करके उसे मार डाला। अरे तेरे प्यार की जलन है वो, तेरी आग है जिसने उसे खत्म कर दिया, ये प्यार नहीं है तेरा। सचिन की बात सुनकर गौतम को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। सर्दियां शुरू होने वाली थी। सीमा अपनी बेटी खुशबू की सर्दियों में ना नहाने की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो पहले ही उसको चेतावनी देते हुए बोलती है, खुशबू, इस बार अगर तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना, तो देखियो मैंने तुझे घर से निकाल देना है। पानी बचाने के नाम पर जो तू ना नहाने में काम चोरी करती है ना, इस बार नहीं चलेगी। मुझे पता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे सर्दियों में नहाने के लिए बोल रही है ना। अगर मैं आपकी खुद की बेटी होती
तो आप उसकी मजबूरी समझती और उसे इतनी ठंड में नहाने के लिए नहीं कहती, थोड़ा गैप देकर नहाने के लिए बोलती। एक थप्पड़ मारूंगी ना। गैप 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। और दोबारा ये सगी सौतेली वाली बकवास करी तो तुझे सच में सौतेली माँ बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि सगी माँ तो तुझे रास नहीं आ रही। अच्छा माँ सॉरी, वैसे भी अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं, तो अभी आप मेरी क्लास मत लगाओ, जितनी लगानी हो ना तब लगा लेना, अभी मैं नहाने जा रही। खुशबू अपने कमरे में कपड़े निकालकर नहाने जाती है और नहाकर जब वो बाहर आती है तो टॉवेल लपेटे हुए खुद से बोलती है, यार नहाने के बाद जो ये सुकून मिलता है ना, बस सर्दियों में यही सजा बन जाता है। तब तो ये पानी आग का दरिया, अरे नहीं नहीं, बर्फ का दरिया लगता है। मुझे तो सर्दियों के बारे में सोचकर ही ठंड लगने लगती है। खुशबू जल्दी से तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नवंबर का महीना आता है। एक सुबह सीमा खुशबू को आवाज मारकर उठाते हुए बोलती है, अरे नलायक औलाद, उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी, जल्दी कर ले, मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। खुशबू अपने कमरे में कंबल से मुंह निकालते हुए बोलती है, हे भगवान, सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते हैं? मेरा तो कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता और माँ तो हमेशा मुझे नहाने के पीछे ही पड़ी रहती है। लेकिन माँ को पता लगा कि मैं नहीं नहा रही तो वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगी। एक आइडिया है। खुशबू बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ बाल्टी में भरा हुआ गर्म पानी फर्श पर गिराते हुए जोर जोर से चिल्लाती है, ओह माँ कितना ठंडा पानी है, मेरी तो कुल्फी जम गई, ओए होए होए होए, मर गई आज मैं तो। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना या ना ये गाना चाहिए। अरे बेशरम, पानी को फर्श पर डोलने के लिए गर्म करवाया था क्या? नहीं नहाना था तो बोल देती, मैं अपने लिए ही रख लेती गर्म पानी। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा भी करना है नहाने का। ओ यार, मेरी माँ तो कभी कभी मुझे सीसीटीवी कैमरे जैसी लगती है, जो छुप छुप कर सब देख लेती है। खैर अब उनको तो पता ही है कि मैं नहीं नहा रही हूँ, तो खुशबू 2 छींटे मार ले मुंह पर पानी के और चल बाहर। खुशबू बिना नहाए तैयार होकर और परफ्यूम छिड़क कर नाश्ते के लिए आती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, बस नहाने से तो कोई वास्ता नहीं है, परफ्यूम छिड़क लो और महक जाओ। किसी दिन तेरा ये परफ्यूम भी तेरे ना नहाने की बदबू को नहीं छुपा पाएगा। बस करो माँ, कपिल शर्मा हो क्या जो इतना मजाक बनाए जा रही हो? अरे 2 दिन पहले ही नहाई थी, फिर भी इतना बोल रही हो। खुशबू के इतना बोलते ही उसके घर के बाहर से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर खुशबू बोलती है, नील आ गया मुझे लेने। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना बोलकर खुशबू बाहर चली जाती है और नील से हेलो करके उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तभी उनके जाने से पहले सीमा बाहर आकर बोलती है, खुशबू बेटा, ये तेरे परफ्यूम की बोतल अंदर ही रह गई थी, ले जा वरना कुछ देर में बदबू आने लगेगी तो सबको पता लग जाएगा कि तू नहाई नहीं है। माँ क्या आप भी? नील, माँ मजाक कर रही है, चलो तुम। बेचारी खुशबू, नील के सामने भी उसके ना नहाने का सच आ गया था, लेकिन नील उसको इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वो दोनों कॉलेज जाकर अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर शाम होने पर दोनों अपने दोस्त निशा और करण के साथ बैठे होते हैं। तो नील बोलता है, यार सर्दियाँ आ गई हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएं? मनाली कैसा रहेगा यार, बर्फ में कितना मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलो मनाली ही चलते हैं। क्यों खुशबू, चलेगी ना? मैं यार, वहाँ तो इतनी ठंड होगी, चारों तरफ बर्फ होगी, पानी कितना ठंडा होगा। यहाँ तो मैं हफ्ते हफ्ते नहीं नहाती, तो वहाँ तो मुझे पानी को देखकर ही करंट लग जाएगा। अरे बोलो खुशबू, चलोगी ना? देखो सोचो मत कुछ, चुपचाप हाँ कर दो। ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो चल देती हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलेंगे। सभी अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, टिकट्स का इंतजाम मैं कर लूँगा। सभी मिलकर मनाली जाने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर खुशबू अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है, जिस पर सीमा बोलती है, खुशबू बेटा, तू तो मत ही जा, कहीं वहाँ सबको तेरे ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता लग गया ना तो हाय हाय, मैं तो सोच के ही दुखी हो रही हूँ। वहाँ बेगाने शहर में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी माता श्री, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके सिवा कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता और आप वहाँ नहीं होंगी,
मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। और रही बात नहाने की, तब मैं वहाँ जाकर नहा लिया करूँगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। देखते ही देखते अगला हफ्ता आ जाता है। खुशबू अपना सारा सामान पैक करके दरवाजे पर खड़ी नील का इंतजार कर रही होती है और तभी उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा परफ्यूम तो रख लिया ना, सर्दियों में वही तेरा सहारा है। बस मेरी माँ, रहम करो मेरे ऊपर। अरे नील आने वाला है, उसके सामने कुछ मत बोल देना। खुशबू की इस बात पर सीमा हंस देती है, जिसके कुछ देर बाद नील आ जाता है और खुशबू उसके साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, बेटा सुन। माँ यार प्लीज नहीं। अरे अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब जा, बाय। पहली बार सीमा खुशबू को बिना बेइज्जती किए घर से जाने देती है। ये देखकर खुशबू खुश होती है। कुछ देर में नील और खुशबू स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर करण और निशा पहले से ही खड़े होते हैं। नील अपनी बाइक दोस्त के हाथ वापस घर भिजवा देता है और चारों ट्रेन से माहौली के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर करण और नील एक रूम में रुकते हैं और खुशबू और निशा दूसरे रूम में। कुछ देर में सब फ्रेश होकर बर्फ में मस्ती करने जाते हैं, जहां वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, स्नोमैन बनाते हैं और ढेर सारी गेम्स खेलते हैं। शाम को सब थक हार कर होटल वापस आते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कंबल में छुपी हुई निशा खुशबू से बोलती है, खुशबू यार उठ जा और नहा ले, क्योंकि हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। अबे पागल है क्या? ठंड देखा है कितनी है? मैं नहीं नहा रही। अबे पिछले हफ्ते तो नहाए थे। क्या तू पिछले हफ्ते नहाई थी? सीरियसली? पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? अरे सर्दी हो या गर्मी, मैं तो रोज नहाती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। सही है, मैं तो एक दिन छोड़कर नहाती हूँ भाई। झूठ क्यों बोलूं? कल नहीं नहाई थी, इसलिए आज नहाने जा रही हूँ। मेरे बाद तू नहा लियो। ओह ठीक है, बच गई। नहीं तो आज तो मैं अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती करवा लेती। यार ये ठंड क्यों आती है? कितना झूठ बोलना पड़ता है ठंड के लिए और नहाने के लिए। कुछ देर में निशा नहाकर बाहर आती है और फिर खुशबू बाथरूम में जाती है और आदत से मजबूर होकर सिर्फ छींटे मारकर और सर पर झूठ मूठ तौलिया लपेटकर बाहर आती है। लेकिन कॉल निशा उठाती है और स्पीकर पर फोन रखकर निशा बोलती है, हेलो आंटी, मैं निशा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और मजा आ रहा है ना वहाँ? और वो नालायक कहाँ है? अरे आंटी बहुत मजा आ रहा है, और ये मैडम भी यही है, नहा कर आई है अभी, कांप रही है ठंड से। नहा कर आई है? अरे हो ही नहीं सकता, ये लड़की 2 हफ्ते से पहले नहा ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं इसका परफ्यूम तो खत्म नहीं हो गया जो ये नहा ली, या फिर ये पक्का सर पर तौलिया लगाकर ड्रामा कर रही होगी नहा कर आने का। ये सब सुनकर निशा खुशबू को घूरने लगती है और खुशबू जल्दी से फोन लेकर कट कर देती है, जिसके बाद निशा उसे बोलती है, यार तू 2-2 हफ्ते नहीं नहाती, तूने झूठ बोला। कैसी सी है यार तू खुशबू? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन। मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, गंदी कहीं की। निशा उस कमरे से निकलकर भाग जाती है और फिर खुशबू चिल्लाते हुए बोलती है, माँ! बेचारी खुशबू, उसको लगा था कि मनाली में उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन माँ तो हर जगह पहुँच ही जाती है। भले ही इस दौरान खुशबू की बेइज्जती हुई, लेकिन इसके कारण उसने सर्दियों में भी डेली नहाना शुरू कर दिया, ताकि दोबारा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।